इस सेशन में जो ई टैब्स की डिस्कशन है उसको डिज़ाइन की तरफ लेके जाएंगे। यानी अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पर्पस एक रियल बिल्डिंग के एनालिसिस से डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो पर्पस है एक तो ये है कि स्ट्रक्चरल बिहेवियर को समझना, लेकिन ये सेकेंडरी पर्पस है। आम तौर पे जो रूटीन डिज़ाइन ऑफिस प्रैक्टिस है उसमें इसको सेकेंडरी पर्पस बना दिया जाता है। प्राइमरी पर्पस डिज़ाइन डिमांड्स कैलकुलेट करना या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करना, ये है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का प्राइमरी पर्पस। यानी दूसरे मानों में अगर मैथमेटिकली बात करें तो वो MU, VU, TU और PU कैलकुलेट करना जिसके अगेंस्ट क्रॉस सेक्शन और रीइंफोर्समेंट डिटरमिन की जाए या फाइनलाइज की जाए। तो आम तौर पे इस प्राइमरी पर्पस के साथ अगर एडिशनली वो सेकेंडरी पर्पस भी अचीव हो जाए कि स्ट्रक्चरल बिहेवियर भी समझ आ जाए कि अगर इन डिमांड्स को कंट्रोल करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। बट रूटीन प्रैक्टिस में एनालिसिस को सिर्फ डिज़ाइन का एक पहला स्टेप बना दिया जाता है। ये होना चाहिए या नहीं, ये अलग डिस्कशन है, क्योंकि देखें अगर आपका एनालिसिस सिर्फ इसी हद तक महदूद है कि आपने ये TU, PU, MU कैलकुलेट कर लिए और अब बाद में इससे रीइंफोर्समेंट निकाल ली, तो आप कभी भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यानी अगर लेट से MU आपका इतना ज़्यादा है कि आप इकोनॉमिकली बीम डिज़ाइन ही नहीं कर सकते, तो अब आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर बिहेव कैसे कर रहा है। अगर मैंने MU में कमी करनी हो तो क्या डिज़ाइन एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। यानी वो एक्शन आपको तब आप ले सकेंगे जब स्ट्रक्चर का बिहेवियर समझ आए। डिफ्लेक्टेड शेप्स देखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे बिल्डिंग की, ठीक है, कई अल्टरनेट ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आप इनको कंट्रोल कर पाएंगे। दोनों पर्पस अगर देखा जाए तो आइडियली प्राइमरी होने चाहिए, बिकॉज सेकेंडरी पर्पस जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है वो भी असल में डिज़ाइन को ही गवर्न कर रहा है, डिज़ाइन की ही इम्प्रूवमेंट का बाइस बनेगा। वो कोई अलग से कोई इंडिपेंडेंट जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। अगर वो आप समझ लेंगे तो डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। डिज़ाइन में वेरिएबल्स को अपने हक में कंट्रोल कर सकेंगे, मैनिपुलेट कर सकेंगे। इसकी एक मैं बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल अक्सर हर कोर्स में देता हूँ, शायद लास्ट कोर्स में भी दी थी, कि आम तौर पे देखिए हम एक बीम है लेट से और उसको सिंपली सपोर्टेड एज्यूम कर लेते हैं ना। एक जैसे कि एक बीम है और उसमें एक तरफ हिंज सपोर्ट है, पिन सपोर्ट, दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट है, ठीक है। और बहुत से कॉन्सेप्ट हम इस सिंपली सपोर्टेड बीम के एनालिसिस से समझ लेते हैं, लेकिन कभी आपने कोई रियल में कोई सिंपली सपोर्टेड बीम देखी है जिसमें एक तरफ वाकई हिंज हो और वाकई रोलर हो एक तरफ? कभी नहीं देखा होगा। रियल बीम हमेशा दोनों एंड्स पे जो सपोर्ट कंडीशन रखेगी वो रोलर और फिक्स्ड और पिन के कहीं बीच में होगी। तो ये तीन जो सपोर्ट कंडीशंस हैं ये तो आइडियल केसेस हैं, रोलर, पिन, फिक्स। असल सपोर्ट कंडीशन हमेशा इनके कहीं बीच में होगी। अगर एक बीम दोनों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के कॉलम से कनेक्टेड है तो ये ऐसे है जैसे फिक्स सपोर्ट, और अगर सिर्फ रेस्ट कर रही है दोनों तरफ से कॉलम के ऊपर बस रखी हुई है तो ये दोनों तरफ से रोलर है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से रखी हुई है कि एक तरफ से लेटरल मूवमेंट अलाउ नहीं है, फॉर एग्जांपल ये दो कॉलम है और ये बीच में उसके ऊपर बीम रेस्ट कर रही है ऐसे, लेट से इसके ऊपर ऐसे, तो अब ये इस तरफ से रिस्ट्रेंट भी है, स्लाइड भी नहीं कर सकती, तो काइंड ऑफ पिन की तरह की सिचुएशन बन गई है जिसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ रहा है। बट कभी भी रियल केस आपका एग्जैक्टली रोलर या हिंज या फिक्स सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे से एक दफ़ा मेरे PhD एडवाइज़र ने किया कि क्या तुमने वाकई देखी है, और मैंने यही कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। रियल सपोर्ट कंडीशन हमेशा इनके बीच में होती है, ये तो सिर्फ हमने समझने के लिए बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, एक दफ़ा मैंने वाकई ये आइडियल सपोर्ट कंडीशंस एक स्टील स्ट्रक्चर में देखी हैं। और फिर मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने उन डिज़ाइनर से पूछा कि ये आपने क्यों इस तरह से डिज़ाइन किया कि बिल्कुल आइडियल सपोर्ट कंडीशंस दे दी। मतलब एक बीम है, स्टील बीम है, वो स्टील कॉलम्स के ऊपर सपोर्ट मतलब
करवाया हुआ है कॉलम्स ने उसको। सो अगर आप चाहते तो उनको वेल्ड कर सकते थे, उनको रिवेट कर सकते थे, बोल्ट कर सकते थे, कई तरीके हैं कनेक्शन के स्टील के जो कि मेन स्ट्रीम तरीके हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्पेशली ये इजम्पशन इंश्योर करने की एक्चुअल में भी जो आपने मॉडलिंग में की हुई है। सो उनका आंसर बड़ा ज़बरदस्त था उस डिज़ाइनर का। उन्होंने कहा कि हम अपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस चाहते थे, हमें वो एडिशनल सेफ्टी जो सपोर्ट कंडीशन को रिविट कर देने, बोल्ट कर देने या रिस्ट्रेंट कर देने से हासिल हो रही थी, हमें वो नहीं चाहिए। हम इंटरेस्टेड थे इस बात में कि हम स्ट्रक्चर का बिहेवियर बिल्कुल उसी तरह समझें जिस तरह से हमने मॉडल करके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो समझा है हमने। तो चूंकि हमने मॉडलिंग में आइडियल सपोर्ट कंडीशंस, एनालिसिस में आइडियल कंडीशंस एज्यूम की हुई हैं, तो हमने रियल में बनाया भी उसको वैसे ही है। बिकॉज हमारे लिए ये ज़्यादा अहम है कि जो SFD BMD हमने ड्रॉ की है असल में भी वो है या नहीं। हमें वो एडिशनल सेफ्टी जो हमारी असल में देखा जाए तो वो एडिशनल सेफ्टी किस कॉस्ट पे आती है। अगर आपने मॉडल में सिंपली सपोर्ट किया हुआ है, वहाँ पे आपने बोल्ट कर दिया, अब बोल्ट कनेक्शन जो है वो सिंपली सपोर्ट से डिफरेंट है लेकिन ज़्यादा सेफ है। थोड़ा सा आपने स्ट्रक्चर को ज़्यादा इनडिटर्मिनेट बना दिया, और इनडिटर्मिनेट बनाने का मतलब है कि आपने ज़्यादा रिडंडेंसी ऐड कर दी, ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर दी। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए ज़्यादा अहम ये था कि हम बिहेवियर को समझें, हमारे रिज़ल्ट्स की एक्यूरेसी हमारे लिए उस एडिशनल सेफ्टी से ज़्यादा अहम थी जो हमें हमारी यूँ समझ लें कि कम इल्मी के बायस मिल रही थी। यानी अगर वो जो एडिशनल सेफ्टी है वो अब हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि अब वो क्या सिचुएशन रियल में बन गई है जिसको मॉडल करना निहायत मुश्किल है। तो वो कहते हैं कि हमें वो यूँ समझ लें कि एक अनसर्टेनिटी जो आ गई थी सेफ साइड पे ही, हालांकि वो नहीं अनसर्टेनिटी गवारा थी, हमें एक्यूरेसी या अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जिससे असल में ये प्रिंसिपल निकला है कि आप वैसा कंस्ट्रक्ट करें जैसा मॉडल किया है या वैसा मॉडल करें जैसा कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं या करने लगे हैं। ठीक है। सो अगर इन दोनों में, मॉडल में और रियल स्ट्रक्चर में इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो आप सिग्निफिकेंटली अनसेफ हो सकता है हों और आपको पता ना चले। ठीक है। और ये भी मुमकिन है दूसरी तरफ के सिग्निफिकेंटली कंजर्वेटिव हों, सेफ हों और आपको आइडिया ना हो सके इस चीज़ का। सो एक्चुअल पर्पस स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक ये भी है कि बिहेवियर भी समझें, सिर्फ डिज़ाइन डिमांड्स कैलकुलेट करना नहीं। तो अभी आप देखें जब आप अगली डोमेन में जाएंगे ना जिसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से मुराद ये भी हो जाएगी कि आप डिज़ाइन डिमांड को कंट्रोल भी करना है, और आमतौर पे ये साइज़मिक एनालिसिस में होता है कि जिसमें चूंकि आप अर्थक्वेक को रोक तो नहीं सकते, अर्थक्वेक को आप स्ट्रक्चर से रेजिस्ट तो नहीं करवा सकते, यानी अर्थक्वेक का फिनोमेना इटसेल्फ तो मिटिगेट नहीं हो सकता, तो उसके इफ़ेक्ट मिटिगेट हो सकते हैं। तो उस केस में आप डिमांड को कंट्रोल करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि मैं कोई ऐसा एक्शन लूँ, डिज़ाइन एक्शन, जिससे डेड लोड में कमी हो जाए, जिससे लाइव लोड में कमी हो जाए। ये लेवल डिज़ाइनर का जो है ये इससे ऊपर का लेवल है। ये लेवल ये मांगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो स्ट्रक्चर के बिहेवियर। ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक लेवल है वो ये है कि रन करें और MU PU वगैरह कैलकुलेट करें डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस। सो एक एग्जांपल बिल्डिंग देखते हैं, फिर इसका मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ ETABS का। आज उस मॉडल को डिस्कस करेंगे, फिर एक सेशन या आज ही देखते हैं साइज़मिक एनालिसिस का लोड केस बनाना, फिर विंड एनालिसिस का लोड केस बनाना और फिर उसके रिजल्ट्स इंटरप्रेट करना, ये देखेंगे। सो ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, रीइंफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग है और 3 बेड के इसमें अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं। G+9 ग्राउंड +9 यानी 10 स्टोरी बिल्डिंग है ये। इसमें अभी देखते हैं आगे इसकी फर्दर डिटेल आ रही है, उसमें सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सो फ्लोर्स और स्टोरीज़ की जो आपकी क्या उसे कहते हैं डिफरेंस है, ये आपने हमेशा कंसिडर करना है। आम तौर पे जब कहते हैं फ्लोर तो नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ उससे एक ज़्यादा होती हैं, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर जो है वो एक तरह का बॉटम स्टोरी है और फिर जो सेकंड स्टोरी है वो फर्स्ट फ्लोर कहलाती है।
तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ की अगर टर्म में बात करें तो वो फ्लोर से एक ज़्यादा होगा। आमतौर पे ये जो G+9 लिखते हैं ये इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लिखते हैं कि अगर कोई 10 स्टोरी कह देंगे तो उसको कोई 10 फ्लोर ना समझ ले। तो एक तरीका ये होता है कि आप बेसमेंट प्लस, जिस तरह G+9 अगर यूँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर है, फिर उसके ऊपर 9 फर्दर फ्लोर्स हैं। स्टोरी के अंदर ग्राउंड फ्लोर भी आता है, रूफ भी आता है, ठीक है। नहीं, आमतौर पे इसको फुल स्टोरी नहीं माना जाता, ठीक है। जो मम्टी है या जो वाटर टैंक है इसको एक फुल स्टोरी नहीं माना जाता। यही वजह है कि जब आप स्टोरी फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक एनालिसिस में क्या होता है, स्टैटिक एनालिसिस में, कि आप एक इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कोड की एक्सप्रेशन से, जो आज हम देखेंगे, और वो फोर्स अर्थक्वेक की, फ्यूचर अर्थक्वेक की प्रोड्यूस की हुई फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। वो हम स्टैटिकली स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर देते हैं हर फ्लोर पे, ठीक है। सो उसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि मम्टी पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम बेसिकली रूफ को सबसे ऊपर वाला फ्लोर कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। यानी वाटर टैंक पर हम साइज्मिक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज देखें साइज्मिक फोर्स का जो पैटर्न होता है वो इस तरह होता है, ट्रायंगुलर टाइप का होता है। अगर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वो जो पैटर्न है वो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, बट फॉर लो टू मिड राइज बिल्डिंग्स एक ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, विच मीन्स सबसे हाईएस्ट फोर्स सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे और लोएस्ट फोर्स सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आमतौर पे, ठीक है। सो आप देखेंगे कि वो जो फोर्सेस हैं वो वेट ऑफ द फ्लोर, स्टोरी वेट और स्टोरी वेट और हाइट, स्टोरी हाइट का फंक्शन होती हैं। सो जो स्टोरी फोर्स है वो असल में एक यूँ समझ लें कि वो जो एक्सट्रीम फुल फ्लोर है जो रिजिड बिहेव करेगा फ्लोर की तरह, एक्सट्रीम फोर्स जो टॉप फोर्स है वो उस पर लगनी चाहिए। अब जो आपकी वाटर टैंक है या मम्टी है वो फुल फ्लोर नहीं है, उस पर एक्सट्रीम हाईएस्ट फोर्स नहीं लगनी चाहिए। तो ये भी वन ऑफ द मिस्टेक्स है जो हमारे बेसिक डिज़ाइन इंजीनियर कर लेते हैं। वो ये करते हैं कि अगर लेट से ज़ाहिर है आपने पहले लेवल डिफ़ाइन करने होते हैं स्टोरीज़, तो अब अगर आपने मम्टी ड्रॉ करनी है तो उसके लिए एक स्टोरी तो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, फिर उस स्टोरी पर आप सिर्फ मम्टी बना देंगे। और जब आप साइज्मिक फोर्स का लोड पैटर्न डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ पे जो हाईएस्ट फ्लोर लेवल है वो मम्टी वाला लेवल दे देंगे। तो रिजल्टिंगली क्या होगा कि जो एक्सट्रीम हाईएस्ट फोर्स होगी साइज्मिक फोर्स वो मम्टी के लेवल पे लग जाएगी, ना कि जो वाकई रूफ लेवल है उस पर, ठीक है। उस सूरत में वो रिज़ल्ट बड़े वो ख़राब आएंगे। आप देखेंगे कि एक जगह पर सिग्निफिकेंट डेफॉर्मेशन कॉन्सनट्रेट हुई हुई होगी, ठीक है। सो असल तरीका ये है कि आप जो रियल स्ट्रक्चरली हाईएस्ट लेवल बन रहा है फ्लोर का उसके ऊपर उसको हाईएस्ट लेवल डिक्लेयर करें साइज्मिक लोड पैटर्न डिफ़ाइन करते हुए। अगर सिर्फ आप बात करें वाटर टैंक की तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की के मैट्रिक्स में उस वाटर टैंक को ड्रॉ कर देने से कितना फ़र्क पड़ जाएगा। यानी दो सिनारियो एज्यूम करें, एक में आपने वाटर टैंक भी ड्रॉ कर दिया शेल एलिमेंट से और फिर उसके किनारों पर अगर कॉलम है तो वो फ्रेम एलिमेंट से, और दूसरे केस में आपने सिर्फ उसका वाटर टैंक का लोड उस जगह पे अप्लाई कर दिया एज एन अप्लाइड लोड और वाटर टैंक को एक्सप्लिसिटली मॉडल नहीं किया। सो आई थिंक दोनों सिनारियों में कोई फ़र्क, ओवरऑल के मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो आप आम तौर पे वाटर टैंक की कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे होते ई टैब्स में, ठीक है। इसका मतलब है प्रिंसिपली हर वो कंपोनेंट जो आपने डिज़ाइन नहीं करना, जिसके रिजल्ट्स में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो के मैट्रिक्स में कोई ख़ास असर नहीं डाल रहा आपके मॉडल के ओवरऑल ग्लोबल के में, तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, उसकी जगह पर उसका लोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सी चीज़ें इस एजम्पशन पे की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आम तौर पे ये एज्यूम किया जाता है कि मेसनरी इनफिल वॉल जो पर्दा वॉल्स हैं ये स्टिफनेस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती फ्रेम की स्टिफनेस में, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एजम्पशन पे चल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में गलत एजम्पशन है, बट इस एजम्पशन पे चलेंगे तो आपको मेसनरी वॉल मॉडल नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह पर अगर आप उसका लोड अप्लाई कर दें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये खैर अलग बहस है कि हम जिस तरह से पर्दा वॉल बनाते हैं
वो हम उसको नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं मान सकते। डिफरेंट स्टडीज़ ने हमें बताया है कि अगर आप फ्रेम को बिल्कुल बर्न्ड ब्रिक्स से स्टफ़ कर देंगे और फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर देंगे तो अब वो वॉल फ्रेम के बिहेवियर को मॉडिफाई करेगी, ठीक है। और वो इतना सिग्निफिकेंट बिहेवियर में फ़र्क है कि उसको मॉडल का हिस्सा होना चाहिए। अब मसला ये है कि जो इनफिल वॉल का बिहेवियर है वो अपनी नेचर में इन इलास्टिक बिहेवियर है। फ्रेम तो ये है ना कि कुछ देर तक इलास्टिक रहेगा, आप कहेंगे कि मेरे डिज़ाइन लेवल में ये इलास्टिक रहे तो आप उसको इलास्टिक फ्रेम एलिमेंट से मॉडल कर देंगे। इसी तरह शीयर वॉल है, उसको शेल एलिमेंट से मॉडल कर देंगे। जो ये पार्टीशन वॉल है, ये इसका बिहेवियर ये है कि अर्थक्वेक में बिल्कुल स्टार्ट में ही सबसे पहले ये क्रैक होती है और जब क्रैक हो जाती है तो फिर फ्रेम का जो स्टिफनेस में साथ ये दे रही होती है वो छोड़ देती है। अब ये बिहेवियर एक्चुअल इलास्टिक मॉडल में हासिल करना बड़ा मुश्किल है। इलास्टिक मॉडल में ये बिहेवियर हासिल नहीं किया जा सकता बिकॉज लेट से आपने फ्रेम के बीच में कोई पैनल लगा दिया तो अब वो अपनी नेचर में इलास्टिक पैनल है, जब तक लोड आता रहेगा ये इलास्टिक पैनल लोड बर्दाश्त करता रहेगा, F=KU पे चलेगा। लेकिन रियल पर्दा वॉल क्या करती है, वो तो पहले झटके में ही क्रैक होती है और वो इनिशियल स्टिफनेस थोड़ी सी प्रोवाइड करती है फ्रेम को और फिर उसके बाद ख़त्म। जैसे ही उसमें डायगनल क्रैक आ जाते हैं तो वो स्टिफनेस कंट्रीब्यूशन छोड़ देती है। तो इसका मतलब है इसको लाजमन एक ऐसे एलिमेंट से मॉडल किया जाना चाहिए पार्टीशन वॉल को जो इन इलास्टिक एलिमेंट हो, जो कि ये बिहेवियर अपने अंदर रखता हो कि पहले थोड़ा सा लोड लेगा फिर सडनली जब लोड एक लेवल से बढ़ेगा ये क्रैक हो जाएगा। तो ये ऐसे है जैसे अब मॉडल में से निकल गया, ठीक है। अब ये बिहेवियर नॉन लीनियर मॉडलिंग में तो लिया जा सकता है, ई टैब्स की बेसिक लीनियर इलास्टिक मॉडलिंग जो डिज़ाइन में यूज़ होती है उसमें नहीं लिया जा सकता। तो आम तौर पे इस सब से जान ही छुड़ाई जाती है और ये कहा जाता है कि मेसनरी इनफिल वॉल नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं तो हम इनका सिर्फ मैस मॉडल कर देते हैं। ये भी टर्म आपने बार बार सुनी होगी, मैस मॉडल कर दिया। मैस मॉडल करने का मतलब है स्टिफनेस मॉडल नहीं की, एक्सप्लिसिटली मॉडल में शामिल नहीं किया उस एलिमेंट को, लेकिन उसकी जगह उसका वेट लगा दिया, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग ये जो फ्लोर आगे निकला होता है थोड़ा सा, या जो इवन कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत अगर कैंटिलीवर है 1-2 फीट का, उसको इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पे उसे 1-2 फीट का लोड लगा देते हैं। सो ये अब आपका डिज़ाइनर का डिसीजन है कि और शर्त वही है कि मैट्रिक्स में कोई ख़ास फ़र्क ना डालता हो कोई फीचर, ठीक है, और आप उसका लोड लगा सकें उसकी जगह पे, तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। वाटर टैंक है, ये भी इसी तरह की एक चीज़ है, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लें, फिर मैं डायरेक्टली ई टैब्स पे चला जाता हूँ कि इसकी 39 मीटर हाइट है, यानी ये 10 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। और ग्रेविटी लोड रेजिस्टिंग सिस्टम ये है कि आरसी स्लैब बीम फ्लोर सिस्टम सपोर्टेड ऑन आरसी कॉलम्स, यानी सबसे टिपिकल बिहेव जो सिस्टम है, बीम कॉलम का फ्रेम और स्लैब्स हैं उसके ऊपर, ये ग्रेविटी लोड रेजिस्टिंग सिस्टम है। इसके मुकाबले में अगर क्या और ऑप्शंस क्या हैं, बाय द वे, फ्लैट स्लैब, फ्लैट प्लेट, ठीक है, ये भी ग्रेविटी लोड रेजिस्टिंग सिस्टम है। लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम ये है कि आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम विद शीयर वॉल्स। देखिए वही फ्रेम जो ग्रेविटी लोड रेजिस्ट कर रहा है, अगर उसको स्पेशली डिटेल्ड कर दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि ये लेटरल लोड भी रेजिस्ट करेगा, उसको कहते हैं आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, एमआरएफ, ठीक है। फिर इसके 3 लेवल्स हैं, ऑर्डिनरी, इंटरमीडिएट, स्पेशल, ओएमआरएफ, आईएमआरएफ और एसएमआरएफ। ओएमआरएफ ये है कि आपने, यानी ये तीनों लेवल्स इस बेस पर बनाए गए हैं कि आपने साइज्मिक डिटेलिंग की किन किन शराइत को पूरा किया है। ओएमआरएफ ये है कि आपने बहुत कम शराइत, यानी ऑर्डिनरी फ्रेम है, उसमें कोई ख़ास साइज्मिक डिटेलिंग की शराइत को पूरा नहीं किया गया। दूसरी एक्सट्रीम पे एसएमआरएफ है, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, इसमें बड़ी कड़ी शराइत हैं, यानी आपने स्टरअप्स की स्पेसिंग, स्टरअप्स का हुप का एंगल, उसकी कैसे आपने बांधना है, बार्स का कट ऑफ, ठीक है, और वो बहुत जो है वो उसका एक अपना, यानी कन्वेंशनल डिज़ाइन मेथड में एक स्पेशलाइज्ड केस बन जाता है वो। अगर वो पूरा करेंगे सब कुछ तो आप अपने फ्रेम को एसएमआरएफ कह सकते हैं।
अब SMRF कह सकते हैं अगर ये कंडीशन पूरी कर लें तो इस साइज्मिक डिज़ाइन के प्रोसेस में इसका रोल है कि आपका फ्रेम OMRF है या IMRF है या SMRF है। अगर SMRF बनाएंगे, एक वन लाइनर मैं सिर्फ बता देता हूँ, तो कोड आपको अलाउ करेगा कि आप कम साइज्मिक फोर्सेस पे डिज़ाइन कर लें। यानी अगर आपने मेंबर को बड़ा अच्छा डक्टाइल बना दिया है, SMRF की शराइत पूरी कर ली हैं, तो अब आपका कम सेक्शन साइज जो है वो हो सकता है पास हो जाए, क्योंकि आपकी डिज़ाइन लोडिंग कोड ने कम करवा दी है। अगर आपने डक्टिलिटी पे कोई जोर नहीं दिया, ब्रिटल किस्म का एलिमेंट डिज़ाइन कर दिया है, तो अब कोड कहेगा हाई लोडिंग पे डिज़ाइन करो। ठीक है, सो ये है इसका रोल साइज्मिक डिज़ाइन में। तो एक फैक्टर है R फैक्टर जो आज हम देखेंगे या कल। सो वो फैक्टर इस बात पर मुनसिर है कि आपका फ्रेम कैसा डिज़ाइन हुआ है। लेकिन ये जो हमारी बिल्डिंग है इसमें ये फ्रेम प्लस शीयर वॉल वाला स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन है। शीयर वॉल भी सिर्फ कोर वॉल नहीं है, एंड्स पे भी प्लेनर वॉल्स भी हैं, वो भी अभी देखते हैं इसका प्लान। बल्कि ये लिखा हुआ है शीयर वॉल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कपल्ड कोर वॉल्स एंड प्लेनर वॉल्स। सो सेंटर में एक कोर वॉल है जो कपल्ड बिहेवियर दे रही है, दोनों डायरेक्शन में इकट्ठा बिहेवियर दे रही है। लेकिन प्लेनर वॉल्स भी हैं, यानी इंडिविजुअल वॉल की लेग्स हैं, जो एक लेग एक डायरेक्शन में काम करेगी वो दूसरे में काम नहीं करेगी, इसी तरह दूसरी डायरेक्शन की लेग्स होंगी वो उसमें काम करेंगी। सो प्लेनर वॉल्स भी हैं। फाउंडेशन टाइप राफ्ट है, और अभी हम E-टैब्स के मॉडल में देखेंगे कि हमने ये एजम्पशन की हुई है कि फिक्स सपोर्ट है हमारा स्ट्रक्चर। सो आप यानी दूसरे मानों में जो राफ्ट का अपना डिज़ाइन है वो इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस से, E-टैब के स्ट्रक्चरल एनालिसिस से नहीं किया गया, तो इधर उसको फिक्स सपोर्ट मान लिया गया। और फिर ये यहाँ से जो रिएक्शन कैलकुलेट आए हैं वो अलग से राफ्ट के डिज़ाइन में इस्तेमाल किए गए हैं। उसके लिए इस केस के में इस बिल्डिंग में सेफ इस्तेमाल किया गया। सेफ एक अलग से प्रोग्राम है CSI का, जिसके पीछे इंजन वही है FEM का सैपफायर, जो E-टैब्स के पीछे है, जो सैप के पीछे है, लेकिन वो कस्टमाइज्ड है प्रोग्राम फुटिंग्स, फाउंडेशंस और मैट्स, इस तरह के एलिमेंट्स के डिज़ाइन के लिए। सो इस E-टैब्स के सुपर स्ट्रक्चर के मॉडल में ना सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन कंसिडर की गई है, ना फाउंडेशन की एक्चुअल ज्योमेट्री मॉडल की गई है, बल्कि कॉलम्स की बेस को फिक्स सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये भी एक इजम्पशन है जो कि कुछ केसेस में काबिल इतराज़ भी हो सकती है। ठीक है, यानी ये एक डिस्कशन है, जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या थिकनेस है राफ्ट की जिससे ज़्यादा अगर आप प्रोवाइड कर दें तो आप सेफली ये कह सकते हैं कि मेरे कॉलम फिक्स सपोर्ट है। यानी देखें ना, अगर राफ्ट आपकी थिकनेस उसकी इनफ नहीं है तो हो सकता है वो फिक्स सपोर्ट के तौर पे बिहेव ना करे, तो आपकी ये इजम्पशन गलत हो जाएगी जो आप सुपर स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इजम्पशन। सो अभी एक ट्रेंड आ रहा है, आप देखेंगे कि जिसमें फाउंडेशन की एक्चुअल ज्योमेट्री भी सुपर स्ट्रक्चर के साथ ही मॉडल कर दी जाती है, और फिर फाउंडेशन की जो बेस के नोड्स हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब है कि फाउंडेशन की एक्चुअल ज्योमेट्री का जो सुपर स्ट्रक्चर पे रोल है, इफेक्ट है बिहेवियर में, वो भी E-टैब्स काउंट कर लेगा। फिर इससे भी अगला लेवल है कि आप फाउंडेशन भी एक्चुअली मॉडल करें और फिर उसके नीचे सॉइल को भी रिप्रेजेंट करवाएं किसी फिजिकल किसी फाइनाइट एलिमेंट से, यानी सॉइल को भी मॉडल करें। उसमें भी कई अप्रोचेस हैं। स्प्रिंग्स के ज़रिए सॉइल को मॉडल किया जा सकता है। स्प्रिंग्स को वो स्टिफनेस असाइन की जा सकती है जो आपके सॉइल का रियल बिहेवियर है, सॉइल की स्टिफनेस है। ठीक है, और फिर सॉइल को मॉडल करने के फिर एक से ज़्यादा तरीके हैं। कुछ बहुत इजी हैं जैसे स्प्रिंग्स, और कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स हैं जैसे सॉइल को 3D ब्रिक एलिमेंट से भी मॉडल किया जा सकता है। यानी आप पहले सॉइल मॉडल करेंगे ब्रिक एलिमेंट से, 3D एलिमेंट से, उसको सॉइल की प्रॉपर्टीज़ देंगे, उसके ऊपर आप फाउंडेशन रेस्ट करवाएंगे, उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर ये पूरा सिस्टम एनालाइज होगा। अगर अर्थ को एक एनालिसिस करना है, डायनामिक एनालिसिस, तो ये पूरा सिस्टम शेक होगा। ठीक है, और अगर स्टैटिक करना है तो इसके पूरे के ऊपर स्टैटिक फोर्सेस अप्लाई होंगी। सो अब ये भी कई लेवल्स हैं, यानी आम तौर पे सबसे बेसिक लेवल क्या है, फिक्स सपोर्ट, लेकिन इस इजम्पशन के साथ कि आपकी राफ्ट इतनी रिजिड है सुपर स्ट्रक्चर के मुकाबले में कि वो उसके लिए फिक्स सपोर्ट का काम कर रही है। फिर एक इशू ये भी है जो कि बाद में कभी देखेंगे
कि राफ्ट के नीचे जो प्रेशर बबल बनता है, यानी जो राफ्ट लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो भी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ जगहों पे हो सकता है राफ्ट पूरे एरिया पर फैली हुई है, बट बीच में कोई लूज पॉकेट हो सकती है जिसके ऊपर राफ्ट ब्रिज का काम करेगी। कुछ जगहों पे बड़ा रिजिड सपोर्ट हो सकता है, यानी राफ्ट के नीचे जो सॉइल की सपोर्ट है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, सो वो एरिया स्प्रिंग्स का एक फीचर है ई-टैब्स में, जिसको यूज़ किया जा सकता है नीचे से सॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए एरिया के नीचे, यानी जैसे मैट के नीचे या जैसे आइसोलेटेड फुटिंग का जो नीचे पैड होता है उसके नीचे। सो ऐसे फीचर अब नए वर्जन्स में आ गए हुए हैं ई-टैब्स में। ग्रेविटी लोड का जो प्राइमरी रेफरेंस इस्तेमाल किया गया, जहाँ से लाइव लोड लिया गया है फॉर एग्जांपल, वो है ASCE 710। अभी मैं आपको ASCE 716 दिखाऊंगा जो अभी तक का लेटेस्ट है। ये जो है आपको पहले भी बताया था कि ये रेफरेंस आपको डिज़ाइन लोडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर तरह की लोडिंग, लाइव से लेके डेड से लेके लोड कॉम्बिनेशंस और साइज्मिक, स्नो लोड, एटमॉस्फेरिक लोड, विंड लोड, जो आप सोच सकते हैं वो लोड का एक चैप्टर है इसमें और आपको प्रोवाइड करेगा। साइज्मिक एनालिसिस का जो रेफरेंस या कोड इस्तेमाल किया गया वो UBC 97 है, जो कि BCP 2007 एक ही बात है साइज्मिक के केस में, दोनों सेम चीज़ें हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अभी हमने ये कोड इम्प्रूव कर लिया है, रिवाइज कर दिया है। सो यूँ समझ लें कि जैसे हमने 2007 में UBC 97 को मॉडल कोड के तौर पे यूज़ किया था, कॉपी किया था डायरेक्टली, और US स्पेसिफिक नंबर्स को पाकिस्तान स्पेसिफिक से रिप्लेस कर दिया था। अभी हमने IBC 2021 के साथ यही काम किया है। इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड 2021 जो अभी मेरे पास नहीं है बट 2018 का आपको दिखाऊंगा, उसको मॉडल कोड के तौर पे यूज़ किया। पाकिस्तान का नया हैज़र्ड असेसमेंट किया और वो सारे नंबर जो US स्पेसिफिक थे उसमें साइंस को सेम रखा है, लेकिन बैक एंड पे जो इनपुट जाएगी उस साइंस के अंदर वो हमने पाकिस्तान स्पेसिफिक करके एग्जैक्टली इसी को ले लिया। तो अभी जो BCP 2021 आएगा, या आई डोंट नो अब 1-2 महीने रह गए हैं तो शायद वो 2022 हो जाए। सो उसमें ये IBC 2021 को मॉडल कोड के तौर पे यूज़ किया है। तो विच मीन्स कि अभी मैं जब आपको IBC का इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो वही बिल्डिंग कोड, नए बिल्डिंग कोड का वही इंट्रोडक्शन है। ये जो IBC 2021 है ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल के लिए ASCE 716 को रेफ़र करता है बार बार। यानी इसको आप कुछ लोड्स में देखेंगे कि इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता, ये ऑटोमेटिकली बार बार ASCE 716 को रेफ़र करेगा। यानी देखें IBC 2021 में एक चैप्टर 16 है, चैप्टर 16 जिसका नाम है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जो हमारा मेन कंसर्न है जिस चैप्टर से, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर कि साइज्मिक लोड कैसे लेना है, विंड लोड कैसे लेना है और बाकी लोड कैसे लेने हैं। फॉर एग्जांपल सुनामी लोड है, फ्लड लोड है, तो वो तो इसके अंदर एक सेक्शन है 16 के अंदर। लेकिन हर सेक्शन ASCE 716 के पूरे चैप्टर्स को रेफ़र कर रहा है। सो इसके अंदर ASCE 716 में आपको साइज्मिक लोड पर 2-3 चैप्टर मिल जाएंगे, विंड लोड पर एक चैप्टर मिल जाएगा, रेन लोड पर एक अलग चैप्टर होगा, आइस लोड, फ्लड लोड, सुनामी लोड अलग चैप्टर। ठीक है, सो ज़्यादा डिटेल के लिए चैप्टर 16 ऑफ IBC 2021 बार बार रेफ़र करेगा इस पूरे डॉक्यूमेंट को, ASCE 716 को। 716 का भी नया वर्जन आ रहा है, अभी उसकी पब्लिक कमेंट कॉपी आई हुई है 722, ठीक है, ASCE 7-22। सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इस 716 का भी नेक्स्ट वर्जन आ जाएगा, बट अभी तक 716 ही जो है ये हमारा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है इस सीरीज़ का, ASCE 7 सीरीज़ का। सो विच मीन्स कि अब ये दो नए डॉक्यूमेंट्स मैंने इंट्रोड्यूस करा दिए ACI 318-19 के अलावा। ठीक है, IBC 2021 यानी इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड है। ठीक है, इसमें सब कुछ कवर होता है और इसका एक चैप्टर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर है, और फिर वो चैप्टर बार बार रेफ़र करता है ASCE 716 को, जो कि लोडिंग का कोड है कि लोडिंग कहाँ से आएगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
और कंक्रीट डिज़ाइन का कोड जो इस बिल्डिंग में यूज़ किया गया है ये ACI 318-14 यूज़ किया गया, जो भी उस वक्त का अपडेटेड होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो ये मैंने कहाँ से ली होगी इस बिल्डिंग की, इसके डिज़ाइन क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट से, ठीक है। डिज़ाइन क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये पूरा जो डिज़ाइन का इनपुट है जो डिज़ाइनर इस्तेमाल कर रहा है वो क्लियरली मेंशन कर देता है कि ये मैंने इनपुट इस्तेमाल की है, ठीक है। यानी कौन सा कोड इस्तेमाल किया, लोडिंग किस कोड से आई, क्या एजम्पशंस की मॉडलिंग के अंदर, क्या चीज़ें मॉडल में एक्सप्लिसिटली मॉडल की, किन चीज़ों को इग्नोर किया, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। सो ये है इस बिल्डिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। 10 स्टोरी बिल्डिंग, 3 बेड अपार्टमेंट के यूनिट्स हैं, 4-4 हर स्टोरी पे हैं, ठीक है। सो अब इसमें इसको आगे मैं फर्दर नहीं लेके जाता, बस इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको इसका मॉडल अब दिखाता हूँ। सो ये ई-टैब्स का मॉडल है उसी बिल्डिंग का। ये डायरेक्टली अभी इस वक्त देखें तो ग्राउंड फ्लोर का प्लान व्यू ओपन हुआ है। अगर मैं इसमें प्लान पे क्लिक करूं तो ये लेट से मैं चलें जी है। अब ये नाम हमने खुद दिए हुए हैं। आपको पता है कि पहले 3 सेशन हो चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से मॉडिफाई ग्रिड कर सकते हैं। कहीं पर भी राइट क्लिक करें, मॉडिफाई ग्रिड में जाएं तो आप ये स्टोरी डेटा को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये जो आपने एक्स और वाई में नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, इनकी स्पेसिंग है, ये सब चेंज हो सकती हैं। तो अगर मैं इस ग्रिड को मॉडिफाई करूं तो अब ये सब कुछ मेरे हाथ में है, ये नंबर मॉडिफाई हो सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर जो है ये एक्स ग्रिड डेटा है, ये वाई ग्रिड डेटा है। एक्स और वाई ग्लोबल प्लान एक्सेस हैं, यानी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई और कैपिटल जेड ये ग्लोबल एक्सेस है, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर के लिए एक ही होंगे, और एक्स वाई इनमें से प्लान एक्सेस है, जेड इसमें से एलिवेशन एक्सेस है, ठीक है। और एक और भी लोकल एक्सेस भी होते हैं 1, 2, 3, वो हर एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है उस एलिमेंट की अपनी ओरिएंटेशन क्या है। सो इसी तरह स्टोरी डेटा भी यहाँ से मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। ये सब नाम तब्दील हो सकते हैं। सो ये ऑलरेडी मॉडल अवेलेबल है, सो मैं आपको सिर्फ इसको दिखाता जाता हूँ कि ये कैसे डिफ़ाइन की गई हैं चीज़ें। सो असल में तो आपको इसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स मिलेंगी और डिज़ाइन क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये मॉडल आपने बनाना होगा, डिज़ाइनर ने बनाना होगा, ठीक है। सो इसमें आपको क्या चाहिए, बेसिक ड्राइंग चाहिए, आर्किटेक्चरल ड्राइंग जिसमें पूरी ज्योमेट्री एक्सप्लेन हुई हुई हो, स्पेसिंग हर चीज़ की, एक एक बीम, कॉलम, स्लैब, शियर वॉल की सब इंफॉर्मेशन, क्रॉस सेक्शनल साइज, हर चीज़ आपने डिफाइन करने हैं। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो डिज़ाइन क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट में मेंशन होनी चाहिए कि FC प्राइम क्या लिया गया है, FY क्या लिया गया है, ये सब चीज़ें इस मॉडल के बनाने में इस्तेमाल होंगी, ठीक है। सो ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप उनकी मदद से ये मॉडल बना लेंगे। बल्कि अब तो ई-टैब्स का, CSI वालों का वो CAD का प्रोग्राम भी आ गया, जिसने अब सारे प्रोग्राम्स में आपस में मॉडल को शिफ्ट करने की फैसिलिटी दे दी है। AutoCAD का मॉडल ई-टैब में जा सकता है, ई-टैब का SAP में जा सकता है, SAP का परफॉर्म 3D में जा सकता है, हर चीज़ उसने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। सो लेकिन ई-टैब्स के अपने अंदर भी ड्राइंग टूल्स सारे अवेलेबल हैं, हर किस्म की ज्योमेट्री आलमोस्ट बनाई जा सकती है, ठीक है। सो ये अब 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 4 हैं, बड़ा सिमेट्रिक किस्म का प्लान बनाया गया है इसका। बीच में कोर वॉल है, ठीक है, जाहिर है इसमें लिफ्ट, ये लिफ्ट वेल के तौर पे काम करेगी, लेकिन एंड्स पे प्लेनर वॉल्स भी हैं। सो ये देखें, ये सारी प्लेनर वॉल्स हैं चारों तरफ। फिर बीच में ये देखें, ये भी एक छोटी सी प्लेनर वॉल है, और उसके अलावा बड़ी सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, यानी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर जो आप सोच सकते हैं वो सब चीज़ें इसमें हैं। क्योंकि ये अपार्टमेंट हैं तो आपने जो एक अपार्टमेंट देना है एग्जैक्टली सारे वैसे ही रखने हैं। सो इस कॉन्फ़िगरेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके चारों अपार्टमेंट्स जो एक फ्लोर पे हैं वो उनके ओपनिंग अवेलेबल है, यानी वो चारों कोनों पर हैं, ठीक है। सो प्राइवेसी का भी इशू नहीं है, कोई कॉरिडोर्स नहीं है जिनसे गुजर के आप अपने अपार्टमेंट तक जाएं, ठीक है। हर अपार्टमेंट कॉर्नर अपार्टमेंट है, इसका आप यूँ समझ लें। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ओवरऑल बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन है वो
बिल्कुल, यानी वो मार्केट वैल्यू उसकी पहले से ही डिज़ाइन में कंसिडर की जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चरली सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? एक डब्बा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है जो बन सकता है, लेकिन ये सबसे वर्स्ट स्ट्रक्चर है जो आर्किटेक्चरली बन सकता है। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चरली बड़ी अनस्टेबल फॉर्म्स हैं, जैसे एल शेप है। अब एल शेप एक बड़ी वर्स्ट स्ट्रक्चरली फॉर्म है जो आप बना सकते हैं, बट एल शेप के केस में आप देखें कि आर्किटेक्चरली वो कितनी उसकी डिमांड है। तो ये एक चैलेंज है जो हमारे सामने है। अभी मैं आपको वो चलें कभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि एल शेप जो अगर आप बिल्डिंग सोचें तो उसमें एल के अंदर वाली साइड पर आपको कितनी ओपन वो मिल गई, यानी उस दोनों लेग्स के अंदर जो रूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो ओपन एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक रेक्टेंगुलर शेप सोचें तो उसमें जो रेक्टेंगल के अंदर ऑफिसेज होंगे वो ओपन एनवायरनमेंट नहीं एंजॉय कर सकेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्डिंग का पोडियम रेक्टेंगल होता है, लेकिन उसके ऊपर फिर एक एल शेप का टावर ऊपर जा रहा होता है। उस टावर में जितने ऑफिसेज हैं वो सब एक्सटीरियर ऑफिस हैं, वो सब जो हैं वो एक उस तरफ को एक इस तरफ को वो एक्सटीरियर अपना एंजॉय करेंगे। मे बी बहुत सी बिल्डिंग्स आप ऐसी सोच सकते हैं। तो ये मार्केट वैल्यू पहले से कंसिडर की जाती है, और अगर नहीं करेंगे, ऐसी रियल एग्जांपल्स अवेलेबल हैं इवन हमारी छोटी मोटी लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी, कि जिसमें बड़ी बड़ी हाई राइजेस या मीडियम राइजेस बनेंगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो एक तरह की मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लॉप हुई कि उसमें कॉरिडोर्स हैं, ओपन लाइट नहीं आ सकती दिन टाइम भी, और उसमें अपार्टमेंट ख़रीदने को कोई तैयार नहीं है, या वो सेल नहीं हो रही, या उनकी वैल्यू लो हो चुकी हुई। तो ये सब चीज़ें आप शुरू में ही देख सकते हैं। खैर, ये जो हमारी बिल्डिंग है ये तो बहुत सिंपल केस है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, बड़ा रेगुलर सा, और इसमें चारों अपार्टमेंट इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि वो चारों कोने बन जाते हैं। ठीक है, सो हर अपार्टमेंट में विंडोज़ अवेलेबल हैं, हर बेडरूम में, या आप देख सकते हैं, गैस कर सकते हैं। वैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स तो होंगी आपके पास, बट वैसे ही आप गैस कर सकते हैं कि ये एक बड़ा बेडरूम होगा। ठीक है, ये चारों का एक एक बड़ा बेडरूम है जिसमें ओपनिंग अवेलेबल है बाहर की तरफ। सो इसी तरह एक जो टिपिकल शेप अपार्टमेंट्स की चल रही है वो वाकई एल शेप है। ठीक है, जिसमें 3 अपार्टमेंट एक फ्लोर पे होते हैं। उसमें यूं करते हैं कि एल शेप देते हैं, सो एक दोनों लेग्स के एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर एक एक अपार्टमेंट, और एक बीच में जो एल का जॉइंट बनता है समझ लें, वहाँ पर एक अपार्टमेंट। तो इसमें भी तीनों अपार्टमेंट कॉर्नर बन जाते हैं, एल के 3 कॉर्नर समझ लें आप। ठीक है, लेकिन ये चूंकि 4 अपार्टमेंट हैं तो इसमें आप स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन, रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं चारों एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे। सो अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्विकली देख लेते हैं। पहला सेशन अगर आपको याद हो ई टैब्स का, वो ये था कि बेसिक मॉडलिंग क्या चीज़ है, कैसे करेंगे, इसमें ड्राइंग टूल्स क्या क्या अवेलेबल हैं ई टैब्स में, जिसको यूज़ करके आप ये स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इसके बाद सेकंड सेशन में हमने लोडिंग देखी थी, फिर थर्ड सेशन में बेसिक स्टैटिक एनालिसिस डेड लाइव वगैरह के अगेंस्ट रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना या विजुलाइज करना देखा था। सो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मैं इसका 3D व्यू क्लिक करता हूँ। सो ये 3D व्यू है इसका, इसको आप रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशंस में। ठीक है, सो ये एंड पर आपकी प्लेनर वॉल्स हैं जिनमें ओपनिंग्स भी हैं, और बीच में कोर वॉल है। ये जो नीचे बिल्कुल एक राफ्ट टाइप चीज़ आपको बाहर नज़र आ रही है, असल में ये नल एलिमेंट है। अगर मैं इसको देखूं, मैं इसको चलें प्लान व्यू में जाता हूं और बिल्कुल बेस पे चला जाता हूं, तो ये एक, अगर इसको मैं क्लिक करूं तो आपको ये शायद नज़र आ रहा हो कि ये पूरा एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये कोई अलग से कुछ स्लैब नहीं लगी हुई। इसको मैं राइट क्लिक करके देखता हूँ कि इसको क्या प्रॉपर्टी असाइन की गई है। तो इसको असाइन की गई है सेक्शन प्रॉपर्टी नन, डायाफ्राम नन, प्रॉपर्टी मॉडिफायर, हर चीज़ इसकी नन है, विच मीन्स कि ये एक बस विजुअली मतलब ड्रॉ किया गया। ये कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं है, इसको कोई क्रॉस सेक्शन नहीं दिया गया, कोई EI नहीं है इसका, कोई फाइनाइट एलिमेंट नहीं है ये। तो ये सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि असल में ये राफ्ट होगी। इसको डिलीट कर दें, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एनालिसिस पे, ये सिर्फ पहले से ड्रॉ किया गया सिर्फ। ये जो जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये कॉलम की बेसिस हैं। ठीक है, और ये फिक्स सपोर्ट असाइन की गई है। अगर मैं इस पर किसी एक पे क्लिक करके राइट क्लिक करूं
तो ये देखें इसके ये जॉइंट है, तो इसकी असाइनमेंट्स के अंदर रिस्ट्रेंट्स 6 की 6 रिस्ट्रेंट्स की गई हैं, यानी 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रेंट कर दिया गया। किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करने से उसका सारी डेटा आ जाता है कि इसको क्या क्या असाइन किया गया है। 3D व्यू में अगर मैं जाऊं और फिर मैं किसी एक बीम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूं, तो बीम की ज्योमेट्री यानी उसके बेसिक स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, एंडिंग कोऑर्डिनेट, लेंथ, उसको क्या क्या चीज़ें असाइन की गई हैं, क्या क्रॉस सेक्शन दिया गया है, स्टिफनेस मॉडिफायर अगर कोई दिए गए हैं, एंड रिलीजेस वही M3 रिलीज जैसे था, इसी तरह बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके ऊपर क्या लोड असाइन किया गया है, अभी इसमें विंड लोड का एक केस डिफाइन हुआ हुआ है पहले से, तो वो इसको पहले से ही असाइन हुआ हुआ है। और इसको जो इसकी डिज़ाइन टाइप है वो कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन डिक्लेयर हुई हुई है, यानी अगर मैं अभी डिज़ाइन रन कर दूं तो ये एज अ फ्रेम एलिमेंट डिज़ाइन होगा, एज अ बीम डिज़ाइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी शेल एलिमेंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो वो उसकी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। ज्योमेट्री उसकी अब 4 नोड से डिफाइन हो रही है, फिर असाइनमेंट्स भी डिफरेंट हैं। W12 असल में वो शेयर वॉल सेक्शन प्रॉपर्टी है जो इसको असाइन हुई हुई है, क्रॉस सेक्शनल थिकनेस वगैरह। सो क्विकली इसको देखते जाते हैं, मैं अब रिवाइज डिटेल से रिवाइज नहीं करूँगा, दिखाता जाता हूँ आपको। डिफाइन में आप जाते हैं, सबसे पहले मटेरियल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं, कंक्रीट, स्टील, जितने भी टाइप के आ रहे हैं वो सब यहाँ डिफाइन कर लेंगे। लेट्स से 4000 PSI एक कंक्रीट डिफाइन हुआ है, ये इसका नाम है, मॉडिफाई करेंगे। ये वो 4-5 बेसिक इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर सूरत इस्तेमाल होंगी, और अगर आप इस मॉडल को नॉन लीनियर कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ से आप इस मटेरियल का एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे सकते हैं। तो अगर मैं नॉन लीनियर मटेरियल डेटा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास देखें ये ऑप्शन है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डेफिनेशन ऑप्शंस, इसमें मैंडर सेलेक्ट हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंडर का मॉडल आपको पता है कि एक मैंडर ने यहाँ इक्वेशन दी हुई है जिसमें आप इलास्टिक मॉडुलस और कोई बेसिक इनपुट डालें तो आपको पूरी कर्व ड्रॉ कर देता है, तो वो इसमें इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है पहले से। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो मैंडर की कर्व है। तो कुछ डिफ़ॉल्ट में चीज़ें पहले से इनपुट डली हुई हैं ये वाली, उनकी मदद से ये मैंडर की कर्व डिफाइन हो गई है। आप चाहें तो अपनी कर लें, यूज़र डिफाइंड में जाएं और एक टेबल फिल कर लें, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ठीक है। सो ये आपको ये इजाज़त देता है। लेकिन ये कर्व जब तक इन इलास्टिक एनालिसिस नहीं करेंगे, नॉन लीनियर एनालिसिस नहीं करेंगे, ये कर्व इस्तेमाल नहीं होगी। ये कर्व सिर्फ ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होंगी जो ये वाली हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, इलास्टिक मॉडुलस, पॉइसॉन्स रेशो, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन और शीयर मॉडुलस, जो कि इन्हीं से कैलकुलेट होके आ जाता है। डेंसिटी आपकी डेड लोड कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होगी, डेंसिटी कर दें या मैस डेंसिटी कर दें या वेट डेंसिटी कर दें। इसी तरह ये फॉर्म आप ऑलरेडी जानते हैं, सो मैं इसको ओके करता हूँ। इसी तरह कोई स्टील देख लेते हैं, जैसे ये है A615 स्टैंडर्ड है जिसको कंप्लाई करना चाहिए, ग्रेड 60 का स्टील है ये। सो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ से इस सबसे पहले आपको पता है कि आप बॉटम राइट से यूनिट सेलेक्ट करते हैं। सो इस वक्त इसके यूनिट जो चल रहे हैं वो पाउंड फिट हैं, US कस्टमरी यूनिट्स हैं। हर इनपुट जब आपने डालनी है एक दफ़ा यूनिट ज़रूर देख लेने हैं, गलत यूनिट में चीज़ नहीं डाल देनी। सो इसमें भी अगर आप नॉन लीनियर मटेरियल में जाएंगे तो आप एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख सकते हैं जो स्टील का अभी असाइन हुआ है, ठीक है। सो एक चीज़ चले मैं एडिशनली यहाँ बताता जाता हूँ, ये IOLS और CPSL में परफॉर्मेंस लेवल्स हैं, इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, लाइफ सेफ्टी, कलैप्स प्रिवेंशन। इसमें आपने अपनी मर्जी का नंबर देना है, टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी, और ये नंबर असल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर आपने देना है। यानी ये स्ट्रेन की वैल्यूज़ हैं, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं कंप्रेशन और टेंशन में, ये स्ट्रेन की वैल्यूज़ हैं और इनको इन्हीं कलर्स के साथ आगे कर्व में शो भी किया जा रहा है। ये IO लेवल है, ये LS है और ये CP है। आप इनको चेंज कर दें, ये मार्कर आगे पीछे हो जाएंगे। अब ये मार्कर क्यों आपने दे दिए हैं पहले से ही? एनालिसिस के बाद आप प्रोग्राम से पूछ सकते हैं कि वो कितने एलिमेंट्स हैं जिनमें स्टील IO से आगे चला गया। तो अब प्रोग्राम को पता है कि IO का मतलब क्या स्ट्रेन है, तो वो देखेगा कि किन किन एलिमेंट्स में स्टील यील्डिंग से आगे चला गया, यानी IO से आगे चला गया, वो आपको कलर कोडिंग में शो कर देगा।
फिर आप प्रोग्राम से पूछ सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं जो सीपी से भी आगे चले गए हैं, सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुके हैं। तो प्रोग्राम को अब सीपी की स्ट्रेन पता है, वो देखेगा कि जिन जिन एलिमेंट में स्ट्रेन अप्लाइड लोडिंग की वजह से सीपी लेवल से आगे जा चुकी है, वो उनको कलर कोड करके दिखा देगा। तो ये है परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन का या परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन का एक जिस्ट है। ठीक है कि आप पहले से कैपेसिटी डिफाइन कर देते हैं डेफॉर्मेशन की शक्ल में, और आपको पता होता है कि ये डेफॉर्मेशन काबिल कबूल है या नहीं है, और प्रोग्राम आपको एनालिसिस के बाद बताता है कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपकी दी हुई कैपेसिटीज से एक्सीड कर गए हैं, और आप 3 कैपेसिटीज दे सकते हैं हर चीज़ की, आईओ के कॉरिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी, एलएस के कॉरिस्पॉन्डिंग और सीपी के कॉरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो आईओ को आप दे देंगे जो एक्सेप्टेबल लेवल है, बहुत थोड़ा लेवल है। एलएस आप कह देंगे चलो फिर भी जो है वो डिज़ाइन लेवल के अगेंस्ट कबूल किया जा सकता है। सीपी बिल्कुल लास्ट लेवल है। अगर आपके इस प्रैक्टिस के नतीजे में एंड पे आपको ये पता चले कि कोड तो सारा कंप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके काफ़ी सारे एलिमेंट सीपी से क्रॉस कर रहे हैं, तो आप उसको नहीं मानेंगे। ये है पीबीडी। ठीक है, यानी कोड के भी फर्दर जो क्या कह लेते हैं कि फर्दर उसके डिज़ाइन को भी आप कंफर्म कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं। फिर आपकी अपनी चॉइस है। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इवन लाइफ सेफ्टी परफॉर्मेंस लेवल भी काबिल कबूल नहीं है मुझे, क्योंकि उसमें रिपेयर कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि मैं नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकता। तो इवन आप ये भी एक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि इस इतने नंबर से ज़्यादा एलिमेंट्स इवन लाइफ सेफ्टी से भी क्रॉस ना करें। ठीक है, और अगर क्रॉस कर रहे हो एनालिसिस के नतीजे में पता चले तो आप डिज़ाइन को चेंज करें। ठीक है, सो अगर आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया, डिज़ाइन करने का प्रिंसिपल, असूल कोड कंप्लायंस की बजाय बिल्डिंग की रियल परफॉर्मेंस बन जाए जो आपने पहले से सेट की होगी क्लाइंट के साथ बैठ के मुतफिक हो के, अगर ये आपका डिज़ाइन का प्रिंसिपल बन जाए, क्राइटेरिया बन जाए, तो वो डिज़ाइन फिर परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि नॉन लीनियर एनालिसिस करके आप ये मालूम कर सकते हैं परफॉर्मेंस। बट अभी तो हम कन्वेंशनल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो इस सारे को क्लोज करेंगे। मटेरियल डिफाइन हो गए, फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शन डिफाइन होंगे। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में अब ये आपको पता है, मैं इसमें नहीं जाता। फ्रेम सेक्शन है, स्लैब सेक्शन है, वॉल सेक्शन है। ये 3 सेक्शन तो लाजमी आप डिफाइन करेंगे इलास्टिक एनालिसिस के लिए। फिर ये सेक्शन जब एलिमेंट्स को ड्रॉ कर रहे होंगे तो असाइन करेंगे। बीम ड्रॉ करने के लिए क्लिक किया तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये फ्रेम है, इसका ये सेक्शन होगा, ये बता के फिर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली जब ड्रॉ किया तो सेक्शन उसको मिल गया, ड्रॉ करने के अमल से लेंथ मिल गई प्रोग्राम को, सेक्शन मिल गया तो सेक्शन डिफाइन करने में मटेरियल भी आपने डिफाइन किया हुआ है। यानी जब आप सेक्शन डिफाइन करते हैं तो पहले नंबर पे तो आपको मटेरियल देना पड़ता है। अगर मैं ऐड न्यू प्रॉपर्टी करूं रेक्टेंगुलर, तो मटेरियल सबसे पहले मुझे उस फॉर्म में लिस्ट डाउन करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो सेक्शन जब मिला तो बैक एंड पे मटेरियल भी मिल गया, तो प्रोग्राम के पास लेंथ आ गई, ई आई आ गया, सारी सेक्शन प्रॉपर्टीज आ गई। तो के मैट्रिक्स बनाने के लिए जो भी चीज़ें थी जब आपने ड्रॉ किया प्रोग्राम को मिल गई। जब रन का बटन दबाएंगे तो वो जितने एलिमेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं उनकी लोकल के मैट्रिसेस असेंबल होंगी, ग्लोबल के बनेगी, जितने लोड लगाए हुए हैं उनसे मिलके एफ वेक्टर असेंबल होगा, फिर एफ इज इक्वल टू के यू रन होगा अगर वो स्टैटिक एनालिसिस का लोड केस है। तो लोडिंग में मैंने आपको ये बताया था कि 3 चीज़ें याद रखनी है। लोड पैटर्न्स क्या हैं, लोड केसेस क्या हैं, लोड कॉम्बिनेशंस क्या हैं। सबसे पहला लेवल इसी ऑर्डर में ये इस लिस्ट में भी आ रहे हैं, पहले पैटर्न्स हैं, फिर केसेस हैं, फिर कॉम्बिनेशंस हैं। लोड पैटर्न ये है कि आपने बेसिक लोड की नेचर डिफाइन कर दी। ठीक है, और बाद में जब आप लोड अप्लाई करेंगे, कोई डेड लोड, लाइव लोड की वैल्यू जब पुट करेंगे किसी एलिमेंट के ऊपर, तो साथ आपको बताना पड़ेगा कि ये किस पैटर्न में डाला जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है जितने टाइप के लोड आपने डिफाइन करने हैं पहले तो उनके पैटर्न बना लें, फिर पैटर्न्स के अंदर लोड अप्लाई हो जाएगा। जब केस बनाएंगे यहाँ नीचे आके तो केस के अंदर पैटर्न को कॉल करेंगे। ठीक है, सो जिस तरह अगर डेड लोड एक टाइप है तो डेड का एक पैटर्न बन गया, तो बाद में डेड का एक केस बनाया जाएगा जिसमें डेड के पैटर्न को कॉल किया जाएगा,
उसके अंदर उसको सेव किया जाएगा। तो एनालिसिस पैटर्न के लिए रन नहीं होगा, एनालिसिस केस के लिए रन होगा। ठीक है, तो जब तक आप किसी पैटर्न को केस में कॉल नहीं करेंगे वो अप्लाई नहीं होगा, वो रन में नहीं आएगा। तो एफ वेक्टर असल में इधर बन रहा है, ये लोड केस के अंदर एफ वेक्टर बन रहा है। ठीक है, सो और इसमें डिफॉल्ट में यूं है कि जैसे ही आप पैटर्न डिफाइन करते हैं ना कोई, उसका केस खुद ही बन जाता है बाद में, लेकिन आपको वो रिव्यू करना होता है कि उसमें दुरुस्त पैटर्न जो है वो ऐड हो चुका है या नहीं हो चुका, या आप कभी ऐसा तो नहीं है कि दो पैटर्न्स को एक ही केस के अंदर जमा करके अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप डेड लोड लाइव लोड के अलग पैटर्न बनाएं, बट बाद में ग्रेविटी का एक केस बना लें जिसमें सारा ग्रेविटी लोड के पैटर्न जमा कर दें। ठीक है, कॉम्बिनेशन ये है कि डिज़ाइन पर्पस के लिए, अब एनालिसिस तो केसेस के लिए रन हो गया, अगर 10 केसेस थे तो 10 डिस्प्लेसमेंट्स आ गई हर एक लोड के लिए। बेसिकली यूँ समझ लें कि 10 दफ़ा F = KU रन हुआ है, हर दफ़ा जो F हुआ है वो एक लोड केस से आया है, F जो असेंबल हुआ है वो एक लोड केस से आया है। अब डिज़ाइन पर्पस के लिए आपको पता है बिल्डिंग कोड्स जो डिज़ाइन डिमांड्स कैलकुलेट करते हैं, मसलन MU जो है या VU जो कहते हैं, वो किसी एक केस से आने वाला मैक्सिमम नंबर नहीं होता, वो डिफरेंट लोड केसेस को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में कंबाइन करके लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो कंबाइंड लोडिंग है उसके अगेंस्ट जो मैक्सिमम मोमेंट है वो होता है। तो MU की डेफिनेशन क्या है, फॉर एग्जांपल के 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव से इस कॉम्बिनेशन से आने वाली BMD का मैक्सिमम नंबर, ना कि अकेले डेड और अकेले लाइव। तो इसका मतलब है प्रोग्राम को आपने कहीं पे ये बताना है कि 1.2 डेड और 1.6 लाइव के रिजल्ट अलग से रिपोर्ट करो, या अर्थ को एक भी इसमें ऐड करो, विंड भी करो, और फिर आपको पता है पूरी एक लिस्ट है लोड कॉम्बिनेशंस की जो बिल्डिंग कोड आपको देता है। तो वो जो आपने डिज़ाइन एक्शंस कैलकुलेट करने हैं वो लोड कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट्स हैं, ना कि अलग अलग केसेस के। अब प्रोग्राम ये करता है कि केसेस के लिए रन कर लेता है और जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उन रिस्पॉन्सेज को उन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके दे देता है, क्योंकि ये लीनियर एनालिसिस है और ऐसा मुमकिन है करना। यानी देखें, डेड लोड और लाइव लोड को कोड कह रहा है कंबाइन करके अप्लाई करो और उसके कंबाइंड रिजल्ट से डिज़ाइन एक्शन लेके आओ। तो प्रोग्राम क्या करता है कि वो डेड को अलग से केस बनाया हुआ है, आपने लाइव का अलग से बनाया हुआ है, तो वो डेड के भी कर देगा, लाइव को भी रन कर देगा, और जो रिजल्ट्स हैं मसलन शीयर फोर्स है उसको 1.2 से और दूसरे की शीयर फोर्स को 1.6 से मल्टीप्लाई करके जमा करके एक SFD दे देगा। ठीक है, यानी वो कॉम्बिनेशंस के लिए अब अलग से रन नहीं करेगा। उसकी वजह यह कि ये लीनियर एनालिसिस है, तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल वैलिड है। ठीक है, यानी आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी कि अगर F = KU पर आपका मॉडल चल रहा है तो आप एक लोड पहले लगाएं, दूसरे को बाद में लगाएं, और या दोनों को इकट्ठे करके लगा दें। ठीक है, दोनों सूरतों में आप अल्टीमेटली उसी नुक्ते पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो आप लोड नंबर 1 लगाएं, फिर उसके आगे लोड नंबर 2 लगा दें। ठीक है, तो आप वहीं पे पहुंचेंगे जहां पर आप 1 + 2 इकट्ठा लगा दें या 2 + 1 लगा दें। तो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड डजंट मैटर। ठीक है, और यानी सीक्वेंस लोड का डजंट मैटर, और अकेले के लोड्स के रिस्पॉन्सेज को जमा करने या लोड को जमा करके अप्लाई करके रिस्पॉन्स ले लें, एक ही बात है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ रही है कि प्रोग्राम केसेस के लिए रन करता है, कॉम्बिनेशन आप डिफाइन करते हैं, बट वो कॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्स को जमा करके आपको दिखा देता है। सो लोड केसेस के बाद कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में आपको बिल्डिंग कोड चाहिए, जो कोड आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जाएं, लोड कॉम्बिनेशन जो उसने डिफाइन किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे रिप्रोड्यूस करें, यहाँ पे बनाएं खुद मैन्युअली। ठीक है, सो अगर इसके केस में, इस बिल्डिंग के केस में देखें तो पैटर्न्स में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर देखें 4 पैटर्न डिफाइन हुए हैं। डेड, लाइव, अर्थक्वेक इन X डायरेक्शन, अर्थक्वेक इन Y डायरेक्शन। डेड और लाइव तो पहले से डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, और ये 2 इसमें एडिशनली ऐड किए गए हैं। यहाँ पर उसका नाम देंगे और यहाँ पे ये टाइप देंगे इसकी। ठीक है, सो जब आप साइज्मिक सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये एक लास्ट ऑप्शन अपीयर हो जाती है जिसमें फिर कोड आपको चाहिए। साइज्मिक लोड जो है इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड, जो फ्यूचर अर्थक्वेक की मुमकिना लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है,
वो भी कोड की एक्सप्रेशन से कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। यानी बिल्डिंग की हाइट और वेट वगैरह उसमें इनपुट जाएंगे और एक लोडिंग कैलकुलेट हो जाएगी जो आपने फिर मॉडल के ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। उस लोडिंग के अगेंस्ट डिज़ाइन फिर साइज्मिक डिज़ाइन बन जाएगा। सो हम इसमें अगर प्योर डायनामिक एनालिसिस की तरफ ना जाएं बल्कि स्टैटिक एनालिसिस की तरफ जाएं तो फिर हमें एक कोड भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो कोड सेलेक्ट करेंगे उसके फिर आगे मॉडिफाई में जाएं तो जो उसके इनपुट पैरामीटर्स हैं उस लोडिंग को कैलकुलेट करने के लिए वो पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे अपनी बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। जाहिर है कि अब आप सोच सकते हैं कि साइज्मिक लोडिंग अगर कैलकुलेट करनी है तो ये बताना कि सॉइल टाइप क्या है, उस एरिया की साइज्मिसिटी का कोई फैक्टर यानी जैसे जोन होता है, या उस बिल्डिंग की अपनी कुछ पैरामीटर्स वो देने पड़ेंगे, तभी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली साइज्मिक लोड कैलकुलेट कर पाएगा। तो इस डिस्कशन को तो आई थिंक अभी बाद में देखते हैं। पहले यानी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि लोड पैटर्न आप डिफाइन कर लेंगे। 4 लोड पैटर्न आ गए। इनका क्वेश्चन ये है कि जो ई टैब्स का आई थिंक 19 वर्जन ऑनवर्ड्स है या 18 वर्जन ऑनवर्ड्स है, उसमें UBC 97 जो है वो निकाल दिया गया है। उसका एक हल तो बड़ा सिंपल सा है। लोड पैटर्न्स में मैं जाता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कोड्स की लिस्ट अवेलेबल है जिसके मुताबिक आप साइज्मिक लोड कैलकुलेट करवा के अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से UBC 97 निकाल दिया गया। हमारे लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा अहम इसलिए भी था कि हमारा बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल UBC 97 ही है। तो BCP 2007 यूज़ करना अगर है तो बेसिकली यहाँ आप UBC 97 सेलेक्ट कर लें और आगे मॉडिफाई में जाके वो पैरामीटर जो आपने देने हैं वो पाकिस्तान स्पेसिफिक दे दें। जोन आप अपनी बिल्डिंग का दे दें, ठीक है, ये जोन फैक्टर होता है यहाँ पे कहीं पे। ये सॉइल टाइप आप अपनी दे दें, ठीक है। सो पाकिस्तान स्पेसिफिक नंबर दे दें तो ये आपका BCP 2007 ही बन गया। लेकिन ये वाला कोड अब निकाल दिया गया अगले वर्जन्स में, बिकॉज ऑलमोस्ट हर मुल्क वो ऑलरेडी IBC पर शिफ्ट हो चुका है। UBC 97 UBC सीरीज़ का, यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड सीरीज़ का आखिरी कोड था। हर 3 साल बाद अपडेट होता था। तो 97 में आखिरी दफ़ा आया, सेकंड लास्ट टाइम 94 में, फिर 97 में, और जो उसके बाद 2000 में आया तो वो IBC बन चुका है अब, यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड की बजाय इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड। और IBC 2000 से ऑनवर्ड्स जो साइज्मिक डिज़ाइन की फ़िलासफ़ी है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुकी है। अब IBC 2000 ऑनवर्ड्स वो जोन वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि SS और S1 वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो IBC 2000 के बाद फिर आपको पता है 2003, 6, 9, 12, 15, 18 और अब 2021, ठीक है। सो 3 साल बाद ये आता है और अभी हम 2021 पर हैं। सो ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ IBC की अप्रोच पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। सो लिहाजा ये UBC 97 निकाल दिया गया। अब अगर फिर भी किसी ने UBC 97 यूज़ करना है तो एक तरीका ये है कि वो जो कोफिशेंट है, साइज्मिक कोफिशेंट CS जिसको कहते हैं, वो आप मैनुअली कैलकुलेट करके, यहाँ पर एक यूज़र कोफिशेंट की ऑप्शन है, यूज़र कोफिशेंट, ठीक है। ये सेलेक्ट करके जब आप आगे चलेंगे तो आपसे डायरेक्टली वो CS कोफिशेंट मांग लेगा, जिसको वेट से मल्टीप्लाई करके बेस शेयर कैलकुलेट कर लेगा। तो आप वो कोफिशेंट मैनुअली कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दें, ठीक है। लेकिन आपको एज सच ऑटोमेटेड फॉर्म में UBC 97 अब नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम भी अब IBC 2021 पे शिफ्ट हो गए हैं कुछ टाइम के बाद। सो लिहाजा हमें भी अब इसकी फर्दर अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो कि मुझे एक्सपेक्ट यही मैं कर रहा हूँ कि बहुत रेजिस्टेंस आएगी, बिकॉज हमारी पूरी इंडस्ट्री सिर्फ जोन के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ है, SS और S1 के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन आने वाला है जिसमें ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये सामने आ जाएंगे कि हम अगर लेटेस्ट कोड को डायरेक्टली अडॉप्ट करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री कितनी रेडी है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। अभी इसमें चूँकि UBC 97 ही यूज़ हुआ है तो इसको यहीं पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। केसेस में जाऊँगा, लोड केसेस, और उसमें देखें कि ये 4 केसेस तो वही बने हुए हैं जो पैटर्न थे, हर केस में एक पैटर्न ऐड हुआ होगा। ये 2 नए भी बने हुए हैं, ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस के केस हैं। इसके लिए बेसिकली ये एक यूँ समझ लें कि जो बेसिक स्टैटिक एनालिसिस है अर्थक्वेक का, उससे एक लेवल ऊपर का एनालिसिस है। लेकिन ये भी प्योर डायनामिक एनालिसिस नहीं है, जो जिसमें आप बिल्डिंग को शेक करते हैं, ये वो नहीं है। ये भी एक
सूडो डायनामिक कह लें, दरमियान का एनालिसिस है। सो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे डिफाइन में फंक्शंस में रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम डिफाइन किया गया होगा। अगर आपने प्योर डायनामिक एनालिसिस करना है, यानी अर्थक्वेक का एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, तो आप यहाँ टाइम हिस्ट्री में जाके वो रियल अर्थक्वेक इंपोर्ट करेंगे हीट ऐप्स में, फिर प्रोग्राम वो अर्थक्वेक अप्लाई करेगा आपके मॉडल पे। तो ये डिस्कशन अभी रहने देते हैं, अभी डायरेक्टली लोड केसेस में मैं आपको लेट से डेड के अंदर जाऊँ तो जो इसकी टाइप सेलेक्ट हुई हुई है वो लीनियर स्टैटिक हुई हुई है, यानी मॉडल लीनियर है, बिहेवियर स्टैटिक है, यानी लोडिंग स्टैटिक अप्लाई की गई है। डेड के अंदर सिर्फ एक ही पैटर्न है जो कि डेड के नाम से डिफाइन किया गया। लाइव के अंदर भी एक ही पैटर्न है, मॉडिफाई अगर मैं करूं तो वो लाइव के नाम से डिफाइन किया गया। यहाँ पर आप स्केल फैक्टर भी दे सकते हैं, यानी जो भी लोडिंग डिफाइन की है और बाद में लाइव पैटर्न के अंदर ऐड की हुई है उसके ऊपर फर्दर एक मल्टीप्लायर आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो इसके कई इस्तेमाल हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये फैक्टर यूज़फुल हो सकता है। अगर 1 करेंगे तो ज़ाहिर है ये कोई फैक्टर नहीं लगेगा इस पर। इसी तरह अर्थक्वेक के केस में भी EQX में देखें, अर्थक्वेक फोर्सेस इन X डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग में EQX ही के नाम का जो पैटर्न है वो सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये पैटर्न का नाम है, यहाँ पे ये पैटर्न की टाइप है। आम तौर पे ये पैटर्न की टाइप लोड ही रहेगी, लोड पैटर्न। लेकिन एक एनालिसिस ऐसा है जिसमें ये एक्सेलरेशन में तब्दील करेंगे आप, और वो है जब आप रियल अर्थ को एक अप्लाई करेंगे डायनामिक एनालिसिस, तो उसमें पैटर्न को एक्सेलरेशन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि अब ये ग्राउंड एक्सेलरेशन है जो मैं अब देने लगा हूँ। सो फिलहाल अभी अपनी डिस्कशन को स्टैटिक एनालिसिस, लीनियर स्टैटिक तक ही जो है वो रखते हैं। अब अगला स्टेप ये, यहाँ पर आपको जाहिर है कि विंड का भी करना चाहिए। विंड का पहले पैटर्न डिफाइन करें, फिर यहाँ पे विंड को का केस बनाएं। कोई और लोड जिसका आपने पहले पैटर्न डिफाइन किया है वो यहाँ पे केस बनाएंगे। अच्छा, जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड लोड्स हैं, यानी विंड लोड है, अर्थक्वेक लोड है, ये तो कोड आपने सेलेक्ट किया, कोड के अंदर पैरामीटर डाले पैटर्न वाली जगह पे, तो वो खुद ही कैलकुलेट हो गया। तो अब इसको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लाइव लोड को आप फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि पहले पैटर्न डिफाइन करते हैं, ठीक है, पैटर्न डिफाइन किया लेकिन अब कोई वैल्यू नहीं दी अभी तक। वैल्यू कब देते हैं? जब आप कोई मसलन एरिया सेलेक्ट करेंगे कोई भी चीज़ और फिर जाएंगे असाइन और फ्रेम में, और लेट से किसी यहाँ पर लोड में जाके, सॉरी फ्रेम जॉइंट फ्रेम लोड्स में जाके आप कोई लोड दे देंगे लेट से। तो यहाँ पर आपने ये पैटर्न सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो जो भी नंबर यहाँ देंगे वो किसी न किसी पैटर्न में जाएगा। जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड लोड है ना, जैसे विंड और अर्थक्वेक है, इसको फिर यूं बाद में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब पैटर्न डिफाइन हो गया तो बस वो लोड भी स्टोरी हर लेवल पे लग गया, ठीक है। वो आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन वो आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सो अभी इसमें व्यूज़ में आई थिंक मैंने फ्लोर्स को ऑफ किया होगा। हाँ, फ्लोर्स को ऑफ किया हुआ है, वो फ्लोर नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो असल में ये हर फ्लोर के ऊपर वो भी है। क्लियर ऑल यहाँ पर अवेलेबल होता है, क्लियर ऑल। सो अब आ जाते हैं लोड कॉम्बिनेशंस पे, ठीक है। और फिर कल यूं करेंगे कि किसी स्पेसिफिक, यानी दोनों लोड्स विंड और अर्थक्वेक दोनों के, मैं आपको डिटेल से पैटर्न डिफाइन करना सिखाऊंगा और केसेस करना सिखाऊंगा। सो अभी के लिए आप एज्यूम करें कि ये दोनों आपने केसेस बना लिए हैं और अब वो के लोड केस की लिस्ट में अवेलेबल हैं। तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकें कि डिफरेंट लोड केसेस को आपने कोड की गाइडलाइन के मुताबिक कंबाइन करना है। तो आप जाएंगे डिफाइन में और लोड कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। ये पहले से बने हुए हैं, जाहिर है कि ये मॉडल इस बिल्डिंग का रियल मॉडल है जिस पे फर्दर आगे डिज़ाइन रन किया गया है। तो अब इसने जो नाम दिए हैं वो कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 दिए हैं, कोई भी नाम दिया जा सकता है। अगर मैं ऐड करूं, ऐड न्यू कॉम्बो, तो आप उस कॉम्बिनेशन का एक नाम देंगे और कॉम्बिनेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लीनियर ऐड का मतलब है जैसे बिल्डिंग कोड में प्लस लिखा होता है, 1.2 D प्लस 1.6 लाइव। एनवेलप का क्या मतलब है कि दोनों लोड्स के कंबाइन लगने से जो सम जमा बन रहा है। प्लस में तो ये है ना कि एक लोड से रिस्पांस पॉजिटिव में पैदा हुआ, दूसरे से नेगेटिव में पैदा हुआ, कंबाइन होके वो हो सकता है 0 हो जाए या बहुत कम हो जाए। एनवेलप में ये होगा कि उसका जो है वो मैक्सिमम रिपोर्ट होगा।
एब्सोलूट ऐड यानी दोनों प्लस होके ऐड हों, यानी जो भी डायरेक्शन के अलावा, डायरेक्शन के उससे अलग। SRSS हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक लोड से रिस्पांस प्रोड्यूस हो रहा है X1, दूसरे से प्रोड्यूस हो रहा है X2, तो अगर आप SRSS सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा प्रोग्राम, X1 स्केयर प्लस X2 स्केयर पूरे का अंडर रूट, ठीक है, स्केयर रूट ऑफ द सम ऑफ स्केयर्स, SRSS, ठीक है। सो दोनों अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन, लोड से आने वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं उनका स्केयर लेके प्लस करके फिर अंडर रूट। ये बात समझ आई है आपको? देखें फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कोड्स में एक प्रोविजन ये होती है कई दफ़ा कि जब आप अर्थ को एक अप्लाई करें, अगर आपकी बिल्डिंग एक ख़ास इरेगुलरिटी रखती है जिसकी फिर फर्दर शराइत हैं वो आपने पूरी करनी होती हैं, अगर बिल्डिंग उस पर पूरी उतर जाए कि वो इरेगुलर है, तो फिर कोड कहता है कि एक्स डायरेक्शन में अर्थ को एक अलग से और वाई में अर्थ को एक अलग से ना लगाएं, ठीक है। फिर आप क्या करें, दोनों डायरेक्शंस को कंबाइन करें लोड को, तो ई क्यू एक्स और ई क्यू वाई अलग अलग एज अ लोड ट्रीट नहीं होंगे बल्कि वो मिल जाएंगे, ठीक है। और वो मिलने के दो रूल्स हैं फिर फर्दर। एक ये है कि जब आप एक डायरेक्शन में लोड लगाएं तो दूसरी डायरेक्शन का 30% लाजमी लगाएं, तो ई एक्स प्लस 0.3 ई वाई ये एक लोड के तौर पे ट्रीट करें, ये बिल्डिंग कोड कहता है। और फिर ई वाई प्लस 0.3 ई एक्स ये एक लोड के तौर पे ट्रीट करें। दूसरा रूल ये कहता है कि आप दोनों का या ये करें या SRSS कर दें। SRSS का मतलब है ई एक्स ई क्यू एक्स स्केयर प्लस ई क्यू वाई स्केयर अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट, ठीक है। यानी दूसरे मानों में आपने एक रिजल्टेंट अर्थ को एक फोर्स निकाली जो कहीं डायगोनल डायरेक्शन में कहीं लग रही होगी, अगर उसको देखा जाए तो फिजिकली, वो अप्लाई करें, ठीक है। सो आप इसमें लेट से मैं दो लोड्स ई क्यू एक्स और ई क्यू वाई इसमें लिस्ट डाउन कर देता हूँ और सेलेक्ट कर देता हूँ SRSS, तो ये कॉम्बो 11 क्या हो जाएगा, ई क्यू एक्स स्केयर प्लस ई क्यू वाई स्केयर पूरे का अंडर रूट, ठीक है, रिजल्टेंट ई क्यू। इसके अलावा रेंज ऐड है, ये भी देख लें, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। इसी तरह ये तो बाकी चीज़ें, बाकी आपने यहाँ लोड्स लिस्ट डाउन करने हैं, ठीक है। डेड जो है वो स्केल फैक्टर 1 है, लेट से इसको मैं 1.2 कह देता हूँ। फिर ऐड कर देता हूँ इसमें लीनियर ऐड के साथ लाइव को कर देता हूँ और इसको 1.6 कर देता हूँ। तो यूँ मेरा एक ये पहला लोड कॉम्बो रेडी हो गया कॉम्बो 11 के नाम से। इस तरह मैंने सारे लिस्ट डाउन कर देने, और वो कहाँ से मुझे मिलेंगे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका बिल्डिंग कोड है और वो आपको दिखाए हुए हैं। लोड्स वाला जो सेक्शन है ACI 318 का, या जो आपने UBC 97 अगर यूज़ कर रहे हैं या ASC 7 कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो आपका जो लोड्स वाला कोड है, और बाय द वे ACI के और ASC 7 के लोड कॉम्बिनेशन कंपैटिबल हैं, दोनों अमेरिकन फैमिली है बिल्डिंग कोड्स की। सो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट या ASC 7 दोनों के कंपैटिबल हैं। तो आपके कोड में एक लिस्ट होगी 5-6 कॉम्बिनेशंस। अब उसमें एक वो अब मैं दिखाता नहीं हूँ आपको, बट आपको आइडिया है कि वो कहाँ से मिलेंगे आपको। उसमें जो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि जो अर्थक्वेक लोड है और जो विंड लोड है, उसमें दो तरह के कॉम्बिनेशंस आपने ज़हन में रखने हैं। एक डायरेक्शनल कॉम्बिनेशन और एक ही डायरेक्शन में प्लस और माइनस, पुश और पुल यानी डायरेक्शन जो बनती है। अब देखें, लेट्स से कि एक कॉम्बिनेशन है सम डेड प्लस सम लाइव प्लस अर्थक्वेक। उधर तो EQ लिखा होगा सिर्फ, या E लिखा होगा बेसिकली, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको IBC 2021 ओपन करके, या चलें वो कल करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको कोई एक एग्जांपल कोड ओपन करके दिखाता हूँ। इसी तरह मैं ACI 318 में लेट से जाता हूँ, और उसमें आई थिंक सेक्शन 2 था लोड्स वाला, लोड्स एंड एनालिसिस वाला आई थिंक। सो इसमें अगर मैं लेट से स्टार्ट में देखूं, सो इसमें आप ये देखें कि ये पार्ट 2 है, लोड्स एंड एनालिसिस, ACI 318-19 है ये, और इसमें ये है लोड फैक्टर्स एंड कॉम्बिनेशंस 5.3, पेज 62 है, इस पे चले जाते हैं। सो यहाँ पर आपको सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे 5.3 में।
ये कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, और इसको मैं चलें बड़ा कर देता हूँ। अब ये कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें अगर आप देखें तो बाकी तो समझ आ रहे हैं, एस स्नो लोड है, एल जो है वो लाइव लोड है। कोई ये देखें अर्थक्वेक वाला देखें, लेट्स से लास्ट वाला देखें 0.9D + 1E। इसी तरह ये जो थर्ड लास्ट है इसमें भी देखें डेड, लाइव और स्नो के साथ E ऐड हो रहा है, या इसी तरह बाकी में भी E या W ऐड हो रहे हैं जो विंड लोड है। अब विंड और अर्थक्वेक लेटरल लोड हैं जो पॉजिटिव एक्स में भी आ सकते हैं, नेगेटिव एक्स में भी आ सकते हैं, पॉजिटिव वाई में भी आ सकते हैं, नेगेटिव वाई में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग की प्राइमरी एक्स और वाई 2 डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ तो कोड ने लिख दिया E, अब ये फर्दर यहाँ से 4 केसेस निकल रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन मजीद बन रहे हैं, एक दफ़ा +E और x के साथ, एक दफ़ा -E और x के साथ, ठीक है। इसी तरह y में प्लस के साथ और y में नेगेटिव के साथ। तो कोड ने तो एक कॉम्बिनेशन लिखा है लेकिन आपने उसके 4 डिफाइन करने हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक हो गया। अब इसमें फर्दर एक और चीज़, अभी ये तब है जब आपकी बिल्डिंग उस इरेगुलरिटी के लिए क्वालिफाई नहीं की हुई, बिल्कुल रेगुलर बिल्डिंग है, तो आप x को और y को कंबाइन नहीं कर रहे आपस में। इसे कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी इफेक्ट को काउंट करना या ना करना। ऑर्थोगोनैलिटी इफेक्ट का मतलब है कि जो लोड किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है वो लोड आपने x में और y में इकट्ठा अप्लाई करके देखा है कि नहीं देखा। और आम तौर पे ये इफेक्ट जब रेगुलर बिल्डिंग्स होती हैं तो नहीं देखते, x को में अलग से लोड लगा देते हैं वही वाला, और एक दफ़ा उसको E डिक्लेयर कर दे देंगे, और एक दफ़ा y में अलग से लगा के उसको E कह देंगे। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है E वाला, ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग इरेगुलर है, ठीक है, और आप उस इरेगुलरिटी के क्राइटेरिया को जो अभी मैं दिखाऊंगा मे बी नेक्स्ट क्लास में, उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, तो अब आपने डायरेक्शनल कॉम्बिनेशन भी कंसिडर करना है। डायरेक्शनल कॉम्बिनेशन ये है कि ये अब जो E है ये सिर्फ EX या EY नहीं है, ये X और Y में आपस में भी कॉम्बिनेशन है। अब उसमें फिर 2 कॉम्बिनेशन बन गए। अब वो जैसे मैंने इन्होंने क्वेश्चन किया था, लेट्स से कि अब मैं इस क्लॉज को फॉलो कर रहा हूँ कि जब एक डायरेक्शन में लगेगा तो दूसरे का 30% भी लगेगा, तो उस सूरत में फर्दर 2 केसेस क्या बन गए, 2 कॉम्बिनेशन, EX + 0.3 EY और फिर EY + 0.3 EX। ये अब E की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेवल्स हैं कॉम्प्लेक्सिटी के। ये लिस्ट बड़ी सिंपल नज़र आती है 4-5 की, बट आप देखेंगे जब आप इसको एक्चुअल में डिफाइन करेंगे ये 25-30 बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि उसमें हुआ भी है कि अभी इसमें लेट से कहीं पर भी आपको 1.9, 1.2 इनके अलावा नंबर नज़र नहीं आ रहा, बट जब आप एक्चुअल में वो लिस्ट में जाएंगे, कोई मैं आपको कॉम्बो दिखाता हूँ, इसमें देखिए 0.99 आ रहा है ये, और 1.1 आ रहा है, ये कहाँ से आया होगा? ये वही जब आपने लेट से इस जगह पे फॉर एग्जांपल लेट से कि बाय द वे ये जो स्पेसिफिक मैंने अभी खोला है इसकी तो रीज़न एक और है, और वो ये है कि इसकी एक्सेप्शंस में एक जगह पे लिखा हुआ है कि आपने कंक्रीट के जो जहाँ पर अर्थक्वेक का है और कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वहाँ पे 1.1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो 0.99 असल में 1.1 टाइम्स 0.9 है, और 1.1 असल में 1 टाइम्स वो है। सो वो तो रीज़न हो रहा है, बट बात वही है कि जब आप इसको पूरी तरह अप्लाई करेंगे तो ये कई और बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ये 5-6 नहीं रहेंगे। ये जो क्लॉज है ये आई थिंक UBC 97 की है। एक्सेप्शंस में अब पूरी लिस्ट है, देखें 5.3.1 के बाद आगे ये ओपन है, अब सारी कमेंट्री चल रही है, फिर एक पूरी लिस्ट है एक्सेप्शंस की जो आपने इस टेबल के साथ मिला के देखनी है। यूँ हो जाए तो यूँ कर देंगे, यूँ हो जाए तो यूँ कर देंगे, ये पूरी कई पेजेस पर मुश्तमिल सिर्फ इस एक टेबल की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो सारी पूरी करेंगे। अब देखें ना, मसलन अब यहाँ लिखा है अ फैक्टर ऑफ 1.2 शैल बी अप्लाइड, तो अब यानी उस टेबल को आपने मॉडिफाई करना है बेस्ड ऑन दीज ऑल रिक्वायरमेंट्स। अगर आप पर कोई इनमें से प्रोविजन एप्लीकेबल है तो वो टेबल पे कोई फैक्टर लगेगा या कुछ भी चेंजेस होंगी वो आपने देखनी है। उनमें से एक चेंज ये थी कि आपने 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, वो UBC की चेंज है।
क्योंकि ये यूबीसी से लिए गए हैं कॉम्बिनेशन। सो उसके बाद ये देखें आगे फिर 3-4 सफ़ों के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो यूँ आप सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो जो आप कर सकते हैं, इसमें सर्विस कॉम्बिनेशन भी हैं या कोड के कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके रिजल्ट्स देखने में आप इंटरेस्टेड हो, वो भी यहाँ डिफ़ाइन किया जा सकता है। इन्होंने एक सर्विस लेवल कॉम्बिनेशन किया हुआ, आई थिंक ये सारे फैक्टर हटा के होगा, यानी बिल्कुल देखें डेड और लाइव बिल्कुल अलग से अगर 1-1 के साथ जमा हो तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो कुछ होती है ना प्रोविजंस के सर्विस लोड्स के ऊपर आपकी डिफ्लेक्शन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसको पूरा करने के लिए सर्विस लोड का नंबर चाहिए डिफ्लेक्शन का, तो उसके लिए फिर आपको बैक एंड पे कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, सो सारी जो भी आपकी बाद में किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट कोई डिमांड चाहिए होगी वो यहाँ पहले कॉम्बिनेशन के तौर पे बना लें। ठीक है, और फिर आप जो है उसको बाद में रिजल्ट देख सकते हैं। सो ये सारे कॉम्बिनेशन जब ऑटोमेटेड डिज़ाइन रन होगा उसमें इस्तेमाल होंगे बारी बारी। ठीक है, और क्रिटिकल केस के लिए वो रिपोर्ट कर देगा कि ये रिस्पॉन्स आया। ठीक है, सो अभी इस डिस्कशन को यहीं पे रखते हैं कि अब आप देखें जब आपने लोड केस बनाए थे तो एनालिसिस रन हो सकता था, ठीक है, लेकिन डिज़ाइन रन नहीं हो सकता था। डिज़ाइन रन के लिए कॉम्बिनेशन पहले ज़रूरी है। तो कल ये देखेंगे कि जो रिमेनिंग केसेस रह गए हैं वो डिफ़ाइन करना, और फिर उसके बाद डिज़ाइन रन करके कुछ डिज़ाइन के रिज़ल्ट देखेंगे। एनालिसिस तो ऑलरेडी आपने देखा है। ठीक है।